तो आइए अब देखते हैं अध्याय 2 वन और वन्य जीव संसाधन। महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखते हैं अध्याय 2 वन और वन्य जीव संसाधन। सबसे पहले जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव विविधता। और आपस में क्या होते हैं? ये घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप। ये समूह वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। तो वनस्पति प्रजातियां देखते हैं तो स्थानिक पादप। स्थानिक पादप क्या होते हैं? तो अक्षत वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप में भारतीय हो, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। मतलब शुद्ध रूप से ये कैसी होनी चाहिए? कैसी होती है? भारतीय होती है। ठीक है, ये कैसी कहलाती है? स्थानिक पादप या अक्षत वनस्पति कहलाती है। फ्लोरा क्या है? तो किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लोरा कहलाते हैं। फोना क्या है? तो जंतुओं की प्रजातियां जो है वो क्या कहलाती है? फोना कहलाती है। अब देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, इसके बारे में देखें। तो भारत अपने वनस्पति जात में अति समृद्ध देश है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां और लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां यानी स्थानिक स्वदेशी पाई जाती है। भारत अपने प्राणी जात यानी फोना में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी और जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं और लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। ये वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा और फोना का वर्गीकरण है। अब देखते हैं प्रजातियों का वर्गीकरण। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो देखिए प्रजातियां। सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है यानी सामान्य है, ये लंबे समय तक रहेगी, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक इत्यादि। और लुप्त प्रजातियां, तो लुप्त प्रजातियां ये वे प्रजातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। ये कौन सी प्रजातियां हैं? लुप्त प्रजातियां। अब देखते हैं सुभेद्य प्रजातियां। ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या घटती रही है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली गई तो इनकी संख्याएं और घटेगी। यानी इनकी संख्याएं निरंतर घटती जा रही है और विपरीत परिस्थितियों को अगर सही नहीं किया गया तो इनकी संख्या और घटेगी। तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, ये आप सामने देख रहे हैं, एशियाई हाथी, ये देखिए, और गंगा नदी की डॉल्फिन। ये सारी की सारी क्या है? सुभेद्य जातियाँ। आगे देखते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन्हें विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, जैसे काला हिरण और मगरमच्छ। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, अगली है स्थानिक जातियां। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के क्या है? उदाहरण। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मिथुन का फोटो है, अरुणाचल के मिथुन कहा जाता है इन्हें। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण, यानी इनकी कमी किस लिए हो रही है? तो कृषि में विस्तार होने से इनकी कमी हो रही है, संवर्धन वृक्षारोपण से हो रही है, विकास परियोजनाओं से हो रही है, खनन से हो रही है और संसाधनों का असमान बंटवारा से इनकी कमी हो रही है। अब देखते हैं भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए एक कानून की मांग की और उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब देखते हैं ये क्या है? भारतीय 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर क्या लगा दिया गया? पाबंदी लगा दी। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दिया। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई।
कई केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए और कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन। कितने? 3 प्रकार में बांटा इन्हें। अब देखते हैं पहला आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। आधे से जो ज़्यादा भाग है वो किन वनों का है? आरक्षित वनों का। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो सर्वाधिक मूल्यवान वन कौन सा है? आरक्षित वन। अगला है रक्षित वन। इन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। यानी रक्षित वन में कितना आता है? 1/3। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। और अगला है अवर्गीकृत वन। इन सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। यानी इस प्रकार के वन और बंजर भूमि होती है जो सरकार के, व्यक्तियों के और समुदायों के स्वामित्व में होती है, क्या कहलाती है? अवर्गीकृत वन। अगला है चिपको आंदोलन। तो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था और यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ होना? 1970 में। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया और 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी जो थी वो कितनी थी? 55,000 थी और 1973 में यह घटकर कितनी हो गई? 1827 हो गई थी। इस कारण क्या शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व देखें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के क्या है? उदाहरण। ये सभी जगह का दे रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल आरबीएससी टॉपर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। हमने एक बुक पहले ही कंप्लीट कर दी और ये हमारी दूसरी बुक चल रही है भूगोल वाली। इसका ये 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।